Hello everyone. Once again, I welcome all of you to Share Foundation accounting class, and we're going with the chapter 2 accounting process. And today we will discuss unit 4 subsidiary books. As you know, my name is Manish Kothari. So let's start. Subsidiary, when a word comes in our mind, then there is a question, why subsidiary? Because there must be some principal books. And as you know that principal books are account, ledgers, and another one is textbook, which we will discuss today. Now, what are the other subsidiary books? We'll discuss in the session. So, दो तरह की बुक्स होती है, एक प्रिंसिपल बुक्स जिसे कहा जाता है, लेजर एंड कैश बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में परचेज एंड सेल्स बुक्स, परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर। अब नए नए शब्द यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि परचेज एंड सेल्स बुक तो हम समझ जाते हैं, लेकिन सेल्स रिटर्न क्या है तो वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। बिल्स, ये आपके लिए पूरा नया शब्द होगा, बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल। हम ये भी देखेंगे कि बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल क्या है। जर्नल प्रॉपर, अब तक हम जर्नल एंट्री डालते चले थे, तो जर्नल प्रॉपर क्या है तो वो भी देखेंगे। So this will be the overview. Now let's move to the introduction part. In a business, most of the transactions generally relate to receipts and payment of cash, sale of goods and their purchase. Naturally, आप समझिए कि एक ग्रोसरी स्टोर है, छोटा सा व्यापार, तो ज्यादातर उसका काम क्या होगा? वो अपना गुड्स बाहर से कहीं से ले आएगा, परचेज करेगा, फिर एवरी डे वो सेल करेगा उसे, और उसको कैश से पैसा आएगा या तो उसके बैंक अकाउंट में आएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त आजकल क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन। ये सारे पैसे कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट में। सो इट इज कन्वीनियंट टू कीप ए सेपरेट रजिस्टर फॉर ईच सच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, one for receipt and payment of cash, one for purchase of goods, and one for sale of goods. A register of this type is called a book of original entry or of prime। तो जो ओरिजिनल एंट्री हम बोलेंगे, रजिस्टर मतलब कोई भी आप बुक ले लीजिए, उसे रजिस्टर कहते हैं। और उसमें क्या होगा, जब आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को ड्रॉ करके अपने अकाउंट्स को लिखेंगे तो वो हमारा लेजर बन जाता है। जैसे बहुत सारे अकाउंट्स हम एक जगह पर बनाते हैं तो क्या होगा, अकाउंट लेजर बोला जाता है। लेकिन अगर परचेज की पूरी एंट्री आप सब एक जगह पे लिखोगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो उसको परचेज रजिस्टर बोलते हैं। There is not much difference between among all of them. The transaction recorded in such books will not require journal entries. देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर आप पहले जनरल एंट्रीज सबकी डालते हो और फिर उसमें से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो भी हो सकता है। या तो कभी कभी आप डायरेक्टली अगर इसमें पोस्टिंग करते हो परचेज में या तो सेल्स में, तो आपको जर्नल एंट्री डालना है। The system by which transactions of a class are first recorded in the specified book, specially meant for it, and on the basis of which ledger accounts are then prepared, is known as the practical system of bookkeeping or even the English system. तो ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो वहां पर क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन जो हो गए ऑफ ए क्लास, मतलब परचेज, इट इज एक वन क्लास, सेल्स इट इज अनदर क्लास। फिर अगर आप एक्सपेंसेस बहुत सारे आपके यहाँ है तो वो भी एक अलग से होगा। तो ये सभी अलग अलग चीजों का है। अगर ये स्पेसिफाइड बुक में जिस तरह से हमने परचेज रजिस्टर कहा, सेल्स रजिस्टर कहा, तो उसे प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और इवन द इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है।
These books of original or prime entry are also called subsidiary books since ledger's accounts are prepared on their basis without further processing of ledger posting. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी बुक्स जो है परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रिटर्न रजिस्टर या तो सेल्स रिटर्न रजिस्टर, उसको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। अब बिजनेस के अंदर किस प्रकार की बुक्स का इस्तेमाल होता है, तो हम अलग अलग जो बुक्स का इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा जो स्टडी मटेरियल है जिसे हम शॉर्ट में स्टडी मैट कहते हैं, उसमें टीवाई के माने टेस्ट योर नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सिडरी बुक्स आर नॉर्मली यूज इन अ बिजनेस। तो आप इस तरह से आंसर में लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश बुक की। तो कैश बुक आमतौर पर क्या होती है, उसमें सिंपल होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का पूरा रिकॉर्ड। To record receipts and payment of cash, including receipt into and payment out of the bank. तो कैश बुक के अंदर अगर 2 कॉलम वाली है तो क्या करेंगे, उसमें बैंक का कॉलम भी रखेंगे। अगर 3 कॉलम वाली है तो उस तरह से डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड होगा। तो आज हम उसको तीनों को समझेंगे। So first is the cash book and second one is purchase book. To record credit purchase of goods dealt in or the materials and stores required in the factory. My dear friends, यहाँ पर जो भी क्रेडिट परचेस होगा उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। क्यों सिर्फ इसका कारण ये है कि अगर आप कैश से परचेस करते हो तो उसकी एक एंट्री कहाँ डालेगी, कैश में। तो उसके आधार पर आप जर्नल एंट्री कर पाओगे तो फिर आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर पाओगे। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए इसमें क्रेडिट परचेस को। परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न माने क्या, मैं एक स्टॉक लेके आया, मान लो मेरा ग्रोसरी शॉप है, मैंने 50 किलो शुगर मंगवाई, मुझे पता चला कि 20 किलो जो है उसमें खराब है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न करूंगा। अब रिटर्न करूंगा उसका रिकॉर्ड मुझे अलग क्यों रखना है, ताकि मुझे पता चले कि ये जो व्यक्ति है उसको मैंने ये स्टॉक रिकॉर्ड रिटर्न किया है, और रिटर्न किया है तो उसके सामने उसको जो पैसे मुझे देने हैं कम देने हैं। जितना स्टॉक मैंने रिटर्न किया होगा उतने पैसे मुझे कम देने। To record the return of the goods and material previously purchased. Now the next one is sales book. अब सेल्स हम सब जानते हैं कि हम जो भी चीजों का व्यापार करते हैं उसे सेल्स करते हैं। तो सेल्स बुक्स टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ द गुड्स डील्ड इन बाय द फर्म, मतलब जिस चीज का हम व्यापार करते हैं उसके में सेल्स बुक में एंट्री करें। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है कि फर्म जिस चीज में डील करती है उसी को आपको सेल्स बुक। मान लो मेरा ग्रोसरी शॉप, अब मेरे पास 5 चेयर थी और उनमें से मैंने एक चेयर को बेच दिया, तो क्या वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी? नॉट एट ऑल, क्योंकि मैं प्राइमरीली फर्नीचर में डील नहीं कर रहा, लेकिन मेरा फर्नीचर कर रहा और मेरे पास 5 चेयर थी, उनमें से एक मैंने सोल्ड की, तो ये मेरी कहाँ एंट्री जाएगी, सेल्स बुक में, क्योंकि इट इज फॉर मी इट इज अ प्राइमरी गुड्स इन विच आई एम। नाउ द अनदर बुक इज सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का मतलब क्या है कि हमने स्टॉक किया तो कुछ चीजें बेची, वे लोगों ने वापस की, बहुत सारी वजह हो सकती है। So to record the return of the goods made by the customer sold to them earlier. तो सेल्स रजिस्टर को हमें पता देख के पता चलेगा कि कितने रुपए हमें वापस करने हैं, या तो फिर हमारी कौन सी आइटम जो है, बाद में हम जब एनालिसिस पार्ट पे जाते हैं तो ये पता चलता है कि मान लो मेरी दुकान में 50 चीजें हैं, 50 में से 5 चीजें ऐसी होगी जो फ्रिक्वेंटली रिटर्न आ रही, तो मुझे सप्लायर बदलने की जरूरत है या तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो उस तरह से भी ये सारे रिकॉर्ड अलग। नाउ बिल्स रिसीवेबल बुक, पहले तो बिल्स क्या है समझ।
To record the receipt of promissory notes or hundis from various, तो बिजनेस जो होता है उसमें एक अलग अलग ट्रांजेक्शन की, जो भी हमारा बिल्स का व्यवहार होगा दूसरी पार्टियों के साथ, तो उसमें प्रॉमिसरी नोट होती है, हुंडीज होती है, लेकिन ये सारी चीजें है क्या, उसको हमें डिटेल में समझना है हमारे चैप्टर नंबर 6 में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। लेकिन पहले उसका थोड़ा रेफरेंस हम ले लेते हैं कि एग्जैक्टली ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो ये एक स्पेसिमेन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अमाउंट जो होती है वो एक फिक्स रकम होती है, फिर कौन सी जगह पर और डेट, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाती है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज ये फॉरेन का है, लेकिन इंग्लैंड का भी सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो सो अमाउंट इज फिक्स्ड, प्लेस इन डेट, कौन सी तारीख को ये एग्जीक्यूट हो। नाउ 90 days after the date of the first bill of exchange, second and third of the same tenure and date being unpaid, pay to the order of Messrs. Vincent John and Associate London the sum of rupees 11,50,000 only, value received। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में इस तरह से एक बिल ड्रॉ होता है। क्यों ड्रॉ किया जाता है? जब दो पार्टियां आपस में कोई भी लेन देन करती हैं सेल या परचेज के ट्रांजेक्शन का, तो ये फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ किया है उसको कौन सा ऑर्डर दिया गया है? पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर विंसेंट जॉन। तो ये किसकी फेवर में है? मिस्टर विंसेंट जॉन की फेवर में है। तो ही इज कॉल्ड एज पेइंग। अब ये किसको एक्सेप्ट करना है? तो इट इज एक्सेप्टेड बाय वॉलिसंस, और ये कोई यूके की पार्टी है, लेकिन उसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है, तभी जाके बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगी। तो वो क्या कहलाता है? ड्रोवी। जब हम चेक को देखेंगे तो इसमें एक तीसरी पार्टी आएगी, बैंक। यहाँ पर सिर्फ दो पार्टी है, अब चेक का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो ये जो वॉलिस सन्स है, उन्होंने मिस्टर विंसेंट जॉन को ये कहा है कि ये 90 डेज आफ्टर द डेट, मतलब यहाँ जो भी तारीख होगी उसके 90 डेज के आफ्टर आपको ये पेमेंट करना है। लेकिन ये पे टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर क्यों कहा गया है? कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर मिस्टर विंसेंट जॉन इसको निगोशिएट करना तो कर सकते हैं। तो मिस्टर विंसेंट जॉन क्या करेंगे? वो ये बिल लेके जाएंगे बैंक के पास, मान लो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसके पास वो चले, तो बैंक क्या करेगा? देखेगा कि भाई 90 डेज के बाद आपको पैसे मिलने वाले हैं, हम आपको अभी पैसे दे रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप ये जो 11,50,000 हम आपको अभी दे रहे हैं, तो आप इसका 3 महीने का 90 डेज का हमें इंटरेस्ट पे कीजिए, और हमारा हैंडलिंग चार्जेस दे दीजिए अभी, तो हम आपको ये पैसा अभी दे। तो ये सब चीजें काट कर इनके हाथ में कितना रुपये रहेगा? 11,50,000 से कम। अब ऑन द ड्यू डेट बैंक क्या करेगा? वॉलिस सन के पास ये भेजेगा। हो सकता है वॉलिस सन की कोई अलग बैंक हो, लेकिन मान लो कि वो वॉलिस सन के पास ये पैसा भेजता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। ये जो प्रेजेंटेशन होगा, वॉलिस सन इसका पेमेंट करेगा। यहाँ विंसेंट जॉन को ऑलरेडी पेमेंट मिल चुका है, बैंक को अपना पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह से व्यापार चलता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इसे इंग्लिश में कहा जाता है। हमारे देश में इस तरह से हुंडी का व्यवहार होता था कि जिस व्यक्ति के नाम से हुंडी लिखी है उसको पैसा कोई अलग पार्टी दे देगी। सो दीज आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बहुत लंबे समय से सारे चलते हैं, हालांकि अब इसमें काफी बदलाव आ रहा है।
क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से ऑन द स्पॉट पेमेंट वगैरह मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टिल इन द वॉग और इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। दूसरा जो शब्द है, अब मैं आपको इतना ही बात बता दूं, मिस्टर विंसेंट जॉन के लिए ये क्या बनेगा? बिल्स रिसीवेबल। अब वॉलेसन ने ये एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए ये क्या बन जाएगा? बिल्स क्लियर। सो लेट्स मूव टू द अनदर एस्पेक्ट, और उसे कहते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट आप अभी देख लीजिए। स्पेसिमेन ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, यहाँ पर अमाउंट जो होती है वो फिक्स है। इसने लिखी है प्रोमिसरी नोट, ही इज कॉल्ड मेकर। उसका नाम प्लेस ऑफ प्रोमिसरी नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लेस मान लो यहाँ गाजियाबाद मतलब इंडिया है, अगर इंडिया की जगह यूके की कोई प्लेस होती तो सारे लॉ जो है यूके के एप्लीकेबल हो जाए, तो उसको समझना बहुत ही जरूरी है। डेट शुड बी फिक्स्ड, कौन सी डेट को एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 3 months आफ्टर डेट, आफ्टर डेट तो कौन सी डेट की बात हो रही है? ये डेट। आई प्रोमिस टू पे, अनकंडीशनल प्रोमिस टू पे। प्रिया, प्रिया और इस ऑर्डर, प्रिया इसको ऑर्डर कर सकती है कि भाई ये जो पैसा आप मुझे दे दीजिए, या तो फिर आप कोई और लोगों को दे दीजिए। और इस ऑर्डर द सम ऑफ ₹10 lakh ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। सो ये एक छोटी सी प्रोमिसरी नोट है। एक प्रोमिसरी नोट जो हम सबको बहुत ही अच्छी लगती है, और वो है भारत की करेंसी। इट इज ऑल्सो ए प्रॉमिस। और वहां पर प्रॉमिस कौन देता है? अगर 1 रुपए की नोट है तो भारत सरकार, और 1 रुपए से ऊपर वाली सभी नोटों में प्रॉमिस जो होता है वो रिजर्व बैंक के गवर्नर देते हैं। तो वो एक बेरर नोट होती है, उसमें कोई नाम नहीं लिखा होता। तो आपको आगे जाके ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिकली प्रिया, सो प्रिया इज ए पे इन फेवर ऑफ प्रिया, तो पेई है यहाँ पर। आगे जाके आपको ये भी प्रश्न आएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बैरर, मतलब जिसके हाथ में है, ऐसी प्रोमिसरी नोट इश्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। तो प्रोमिसरी नोट आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक मेकर होगा, एक पेई होगा, इसमें अमाउंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लेस महत्वपूर्ण है, डेट महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप लगा। इसकी वैल्यू भारत में तो ₹1 ही होती है, लेकिन अलग अलग चीजों पर अलग अलग रेवेन्यू स्टैंप लगेगी इंडिया में। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्स आई होप कि आप समझ गए होंगे। दोबारा मैं आपको बिल्स को सिर्फ एक बार फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इसको रिवीजन की आवश्यकता है। मान लीजिए कि ये सेलर है जिसका नाम है विंसेंट जॉन। एक परचेजर, उसका नाम है पॉलिस सन्स। ये परचेजर जाता है सेलर के पास और बोलता है कि भाई मुझे कुछ चीजें परचेज करनी है, लेकिन मैं पैसे आपको 3 महीने बाद दूं, क्या होगा? ये सेलर बोलेगा कि आप एक काम कर दीजिए कि आप मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दीजिए। क्या दे दीजिए? बिल ऑफ एक्सचेंज।
कि आप मुझे 90 डेज के बाद इसके पैसे दोगे। तो ये परचेजर जो है वॉलेस सन्स वो क्या करेगा, एक इस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, उसको एक्सेप्ट भी करेगा कि ऑन एक्सेप्ट में क्या होता है, उसका सिग्नेचर एंड स्टैम्प। ये मैं स्टैम्प की क्या स्टैम्प की बात कर रहा हूँ, इसमें नाम लिखा होता है फॉर वॉलेस सन वगैरह वगैरह। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, कंपनी होगी तो उसका जो भी एग्जीक्यूटिव होगा वो होगा। ये स्टैम्प कौन सी होती है, रेवेन्यू स्टैम्प होती है, जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब स्टैम्प ड्यूटी रखती है उसके आधार पर आपको ये स्टैम्प, सो दिस अमाउंट विल गो टू द गवर्नमेंट। बट ये स्टैम्प क्यों जरूरी है, ताकि ये लीगल बन सके और इसको आप कोर्ट में चुप कर सको। सो ये वॉलिस सन जो है इस बिल को ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉई कहते हैं, और साथ में एक्सेप्ट करेंगे, विंसेंट जॉन को देंगे। मिस्टर विंसेंट जॉन विल सप्लाई टू गुड्स टू द पार्टी। आफ्टर 90 days they will present to the वॉलिस सन। अगर उसको ऑन द स्पॉट चाहिए तो वो क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और बैंक इसका बिल डिस्काउंटिंग करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंट। सो अभी हमें इतना समझना रहे बिल रिसीवेबल मतलब क्या है, हमें पैसे लेने। बिल्स पेएबल मतलब क्या, हमें पैसे पे करने हैं, और बिल्स हमने एक्सेप्ट किए, क्या किया है, एक्सेप्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Bills receivable book to record the receipt of the promissory notes or hundies from various parties। तो हर जितनी भी आप बिल रिसीवेबल की आपकी किताब होगी उसमें हर एक पार्टियों के नाम में लिखा होगा। Bills payable book to record the issue of the promissory notes or hundies to the other party, जो आपने एक्सेप्ट किए हैं, इश्यू किए। अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि हमने इतनी सारी बुक नहीं रखनी है, हमारे पास एक छोटा सा व्यापार है जिसमें 8-10 एंट्रियां दिन में होती है, बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, हो सकता है कि करोड़ में हो ट्रांजेक्शन। तो हम एक जर्नल प्रॉपर रखें और टू रिकॉर्ड उसमें ट्रांजेक्शन करेंगे, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द 7 बुक मेंशन अबव। तो ये जनरल प्रॉपर का आगे फॉर्मेट भी देखेंगे हम, और उसको इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। In all the above cases, the word journal may be used for the word book. एक्चुअली ये जर्नल क्या है, इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन। तो आप केस के जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे उसको केस जर्नल बोल सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमेशा ये केस बुक बोला जाता है। आप परचेज जर्नल भी बोल सकते हो। अगर कोई बोलता है, मान लो कोई देश में ऐसी प्रथा है, कल जाके आपने इंग्लैंड में प्रैक्टिस शुरू की और वो बोल रहे सेल्स जर्नल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जर्नल का मतलब क्या है, इट्स ए बुक। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सब्सिडरी बुक, ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन जनवरी 21 के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया, और 5 मार्क्स इट्स काफी होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको आप अच्छी तरह से हर एक प्रश्न को समझ लें, क्योंकि अगर आपको 5 लाइन लिखने से 5 मार्क मिलते हैं तो इट्स वेरी गुड। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। Since in the place of the one journal there will be so many subsidiary books, the accounting work may be divided amongst a number of clerks। तो आप देखोगे कि बड़ी कंपनियां हैं, मान लो कोई रिलायंस है, टाटा है, या करोड़ के ट्रांजेक्शन होते हैं और हजारों कस्टमर्स होते हैं, हजारों सप्लायर्स होते हैं, तो एक ही व्यक्ति तो पूरा अकाउंट संभाल नहीं पाता। उसके लिए क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब मल्टीपल लोग इसमें काम कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी, when the same work is allotted to a particular person over a period of time, he acquires full knowledge of it and becomes efficient in handling it। अब देखेंगे कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ऑलरेडी बैंक में जाके आए होंगे, फिर से एक बार जाइए और हर एक काउंटर को ऑब्जर्व कीजिए, एटलीस्ट 10-15 मिनट वहां
आपको पता चलेगा कि वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। कैसे? कैश वाले लोग जो होते हैं वो कैश का काम करते हैं, कहीं जगह पर आप देखेंगे तो वाउचर पोस्टिंग का काम होता है, कहीं जगह पर शेयरिंग अकाउंट का काम, कहीं जगह पर फिक्स डिपॉजिट। उससे क्या होगा, वहां पर बैठने वाला जो कर्मचारी होगा, जो एम्प्लॉय होगा, उसको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, तो बड़ी स्पीड से अपना काम। Saving of the time, various accounting process can be undertaken simultaneously because of the use of the number of the books. तो पहले जब मैनुअल हुआ करता था तो टाइम बचाने के लिए बहुत ही जरूरी था। अभी कंप्यूटर है तो भी ये जरूरी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को एक काम अगर करना है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसमें टाइम सेविंग बहुत हो। अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आजकल सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इंफॉर्मेशन अगर है तो आप इसका उपयोग करके आप अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। Since a separate register or book is kept for each class of the transaction, the information relating to the each class of the transaction will be available at one place. मतलब आपको सिर्फ परचेस देखनी है कि भाई मैं कितनी आइटम अपने स्टोर में से मंगवाता हूँ, तो क्या होगा, एक परचेस बुक मंगवाई आपने, ऑन द स्पॉट देख। Facilitating checking. When the trial balance does not agree, the location of the error or errors is facilitated by the existence of a separate book. Even the commission of errors and fraud will be checked by the use of the various subsidiary. Basically, यहाँ पर चेकिंग क्यों की जाती है? जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें कुछ कम या ज्यादा अगर डिफरेंस आता है, हर बार तो सस्पेंस में डाल नहीं सकते, सस्पेंस में आपने डाला है तो उसको भी आपको रिकंसिल करना। तो वो कहाँ से आप चेक करोगे? ये सब्सिडरी बुक में से। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? 5 चीजें आपको याद रखनी है। डिवीजन ऑफ द वर्क, स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज, सेविंग ऑफ टाइम ऑफ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज, सबके लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द स्पॉट आप पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन को कॉल कर सकते हो। फैसिलिटेटिंग चेकिंग, चेकिंग मतलब दो तरह की बात है, यहाँ पर आप कंट्रोल भी कर सकते हो कि भाई कोई फ्रॉड वगैरह हो तो नहीं रहा है, वो आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाए। सो दिस वाज द एडवांटेजेस। नाउ व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सब्सिडियरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स? दोनों में फर्क क्या है? तो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने प्रकार के हैं? दो, प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडियरी। प्रिंसिपल बुक्स में किन चीजों का समावेश होता है? दो मुख्य हैं, एक तो होता है लेजर और दूसरा होता है केस बुक। ये चार्ट जो है हमारे स्टडी मटेरियल में दिया है, बहुत ही बढ़िया है। इसको इत्मीनान से आप देखते रहो, आपको चीजें को समझ में आसानी होगी। देखिए, केस बुक, पहली बात तो है प्रिंसिपल बुक कौन सा है? फर्स्ट वाला लेजर। लेजर में कौन सी चीज होती है? अकाउंट्स। तो हमेशा अकाउंट्स जो है वो हमारा प्रिंसिपल बुक्स में रहेगा। अब केस बुक, तो केस बुक में यहाँ पर देखिए 4 प्रकार दिए गए हैं। एक सिंपल केस बुक है, जिसमें 2 या 3 ही आइटम मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट ही लिखा जाता है। फिर केस बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, तो एक है केस बुक विथ डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक एंड डिस्काउंट। तो सिंपल केस बुक होगा, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। केस बुक विथ डिस्काउंट कॉलम होगा तो उसमें और डिस्काउंट पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम ऐड हो जाएगा। केस बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, तो ये 3 कॉलम वाला होता है, 3 कॉलम। तो वो आज हम पूरा ये सारी चीजों को पढ़ने वाले। एक है पेटी केस। पेटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट। कभी कभी बहुत बड़ी कंपनियां होती है तो उसमें क्या है, पेटी केस बुक रखी ताकि छोटी छोटी चीजों का हिसाब अलग से रख सके और उसकी सिंगल एंट्री ही बड़ी मतलब प्रिंसिपल बुक्स में डाली। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल बुक्स और सब्सिडरी बुक दोनों में से ये एरो केस बुक में जा रहा है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, केस बुक इज बोथ प्रिंसिपल बुक एंड सब्सिडरी बुक। तो ये सही जवाब, ये दोनों की तरह।
होता है। ये आपका प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडरी भी है। अब सब्सिडरी बुक में परचेज बुक होता है, तो उसका उपयोग क्या है? फॉर क्रेडिट परचेज। फॉर क्रेडिट सेल्स, सेल्स बुक होता है। फॉर क्रेडिट परचेज रिटर्न बुक होता है। फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। फॉर बिल्स रिसीवेबल बुक होता है। फॉर बिल्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड को आप क्या कहोगे? बिल्स पेएबल, तो वो उसके लिए होता है। और यहाँ कहीं अगर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, तो एक जर्नल प्रॉपर का आपको रजिस्टर रखना है, जिसमें ये ट्रांजेक्शन आप लिख सकते हो। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हो गए जो आपको जर्नल प्रॉपर में डायरेक्ट करना है। जैसे मैंने कहा फिक्स एसेट आपने परचेज की, तो उसकी जर्नल एंट्री आप कहाँ लिखोगे? जर्नल प्रॉपर में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों में उसका समावेश नहीं। सो फाइनेंशियल बुक्स दो प्रकार की है, प्रिंसिपल बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। प्रिंसिपल में दो प्रकार, लेजर, केस बुक। केस बुक में कितने प्रकार है? चार प्रकार। सिंपल केस बुक विद डिस्काउंट कॉलम, केस बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड पेटी केस। सब्सिडरी बुक में परचेज एंड सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। तो आज ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर एग्जाम्पल भी करेंगे, कौन सी चीजें हमें कहाँ लिखनी है। तो हम देखते हैं आगे क्या आता है। सबसे पहले बात करते हैं परचेज बुक की। परचेज बुक्स टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स dealt in or material used in the business। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से आप समझिए, कौन सी चीज है? गुड्स dealt in or material used in the range, मतलब अपने बिजनेस के लिए फिक्स फर्नीचर का अगर खरीदा है तो ये इसमें समावेश नहीं था। A separate register called the purchase book or the purchase journal is used maintained by the firms। फर्म्स मतलब कुछ भी कोई भी एंटिटी, ये कंपनी भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। सो दिस इज द परचेज बुक। जरूरियात अनुसार यहाँ पर कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब चार चीजें तो होनी ही चाहिए। अगर आपको और आवश्यकता है तो आप इसमें और कुछ कॉलम ऐड कर सकते हैं। It should be remembered that cash purchases are not entered in this book since this will be entered into the cash book। तो जैसे हमने बात की थी कि अगर आपने कैश परचेज की है तो यहाँ पर एंटर नहीं होगी। Credit purchase of item other than goods or material such as office furniture or typewriters are generalized, they are not entered into the purchase book। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। After totaling the various amounts included in a single purchase, the amount of packing or other charges is added and the amount of trade discount is deducted। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो इसका हिसाब होता है, तो वो यहाँ पर अगर बाद में हम देखेंगे कॉलम वगैरह है तो उसमें ऐड किया जाएगा। द नेट अमाउंट इज एंटर्ड इनटू द अमाउंट कॉलम, तो यहाँ पर आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, द टोटल इन द अमाउंट कॉलम शोज द टोटल परचेज मेड इन ए पीरियड। मान लीजिए कि आप कुछ आपको ये दिसंबर 23 में पूरी 23, 40, 50 एंट्रिया जो होगी इसका टोटल किया जाएगा, तो आपने टोटल परचेज जो किया है वो आपको पता चलेगा कि दिसंबर में इतनी परचेजेस। चलिए एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं। द रफ बुक ऑफ मिसेस नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। 22 फरवरी,
क्या है? परचेज फ्रॉम द ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 gross pencils at the rupees 100 per gross, 1 gross register at the rupees 240 per dozen, rate discount 10%. My dear friends, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला परचेज किससे किया है? ब्राउन एंड कंपनी पर। क्रेडिट में किया है तो ही एंट्री आएगी परचेस बुक में, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर हम परचेस बुक को देखते हैं। सिंपल फॉर्मेट है। कौन सी डेट है? फरवरी 1। अब पर्टिकुलर, सबसे पहली पर्टिकुलर कौन सी है कि किसके पास से लिया है? मिस्टर ब्राउन एंड कंपनी के पास। क्या आइटम लिए है? 5 gross pencil at rupees 100 per gross। तो ये डिटेल आपको लिखनी है। 5 gross pencils at the rupees 100 per gross। ग्रोश का मतलब क्या है? इट्स 12 डजन। तो अमाउंट क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई ₹100। तो इट इज। दूसरा इन्होंने क्या किया है? 1 gross रजिस्टर एट द रुपीज 240 पर डजन। एक ग्रॉस रजिस्टर लिया है तो 1 gross में क्या होगा? 12 डजन होता है। तो ये 1 gross रजिस्टर, तो 12 मल्टीप्लाई कितना है अमाउंट? 240 पर डजन, मतलब ये 12 मल्टीप्लाई 240, ये कितना रुपए बनेगा? 2880। देखिए सिंपल सम है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको ग्रॉस शब्द का मीनिंग अगर पता नहीं है तो एग्जाम में पूरे मार्क्स चले जाएंगे। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको इंग्लिश के ऊपर पकड़ बनानी है, और जो भी नए नए शब्द आते हैं उसको आपको लिख के रखना। तो ये दोनों का टोटल कितना हो गया? 3880। 10% डिस्काउंट है तो वो क्या हो जाएगा? 388। सो 2992। P04T, इतनी अमाउंट जो है वो यहाँ पर बने। दूसरा ट्रांजेक्शन को देखते हैं। परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। अब आपको तुरंत ही क्या ध्यान में रखना है? परचेज फॉर कैश, क्या मैं इसको एंटर करूं या ना करूं? नहीं करना है, सिंपल कैश ट्रांजेक्शन। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस, तुरंत रुक जाओ, क्या इसको मुझे एंटर करना है? नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये एंट्री जर्नल में जाएगी। परचेज ऑन क्रेडिट, चलो ये हमारे लिए आया, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर क्या बनाना है? परचेज बुक बनाना, तो हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं। 5 reams of the white paper at the rupees 100 per ream, 10 ream of ruled paper at the rupees 150 per ream, less trade discount 10%। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन था, वो 4 तारीख का था। द पेपर कंपनी
5 रिम्स एट द रेट ₹100। तो ये अमाउंट बन जाएगी 500। दूसरा है 10 रिम्स एट द रेट ₹150। ये रूल्ड पेजेस है, तो ये 1500 बन जाएंगे। 2000 रुपीज रेट डिस्काउंट लगेगा, रेट डिस्काउंट इज लेस, तो 200, 1800 रुपये का ट्रांजेक्शन ये बन। यस, फिफ्थ वन, purchased 1 dozen gel pens at the ₹15 from Messrs Verma Brothers on credit। My dear friends, अगर नहीं लिखा है ऑन क्रेडिट तो भी क्रेडिट में डाल, लेकिन कैश लिखा है तो क्लियर। तो तीसरा हमारा ट्रांजेक्शन है 5 तारीख का, Messrs Verma Brothers 1 dozen gel pens at the rate is, तो कितनी अमाउंट होगी? यहाँ पर देखिए कैच क्या है, 1 डजन जेल पेन्स ईच ₹15 ईच। यहाँ पर डजन नहीं लिखा है, नहीं तो सिर्फ 15 रुपए की एंट्री होती है। ये छोटी छोटी चीजों की गलतियां होती है। मैं आपको इसे सब चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जाम में प्रेशर होगा, तो उस वक्त आपको हर एक चीज को अच्छी तरह से पढ़ना। ओके, तो ये देखेंगे कि सम में कोई खास कुछ था नहीं सेशन में, हमें सिर्फ समझना क्या था कि भाई ये परचेस बुक है और इसमें एंट्रिया किस तरह से। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ये आईसीआई ने जिस तरह से ब्यूटीफुली दिया है उसको आप पढ़ लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, illustration 2, enter the following transaction in purchase book and post them into ledger। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर दो चीजें करनी है, पहले तो परचेज बुक भी बनानी है और उसके बाद लेजर पोस्टिंग भी करना है। तो देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से कौन से अकाउंट भी चाहिए, इसको एक बार पूरा रीड करते हैं। अप्रैल 4 परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज दिल्ली। तो ये जो है 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल 120 पर डजन, तो ये कुल मिलाकर 12,000 का ट्रांजेक्शन होगा। 100 मल्टीप्लाई 12, 120, 12,000। दूसरा, पाल की लेदर चप्पल एट ₹300 पर डजन। तो यहाँ पर 200 डजन लिया है, तो 200 मल्टीप्लाई 300, दैट इज 60,000। कौन से अकाउंट हमें चाहिए? अजय एंटरप्राइज का अकाउंट चाहिए। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 10% और फ्रेट चार्जेस भी 150। तो ऐसा जब होता है तो क्या करते हैं कि जो हमारी सिंपल परचेज बुक होती है उसमें कॉलम से ऐड, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भी हम परचेज बुक का जो इस्तेमाल करेंगे वो किस प्रकार का करेंगे। इसमें डेट पहले होगी, पर्टिकुलर्स ये तो उसमें पहले भी था। अब डिटेल्स हम दे रहे हैं, ग्रॉस अमाउंट कितना रुपया होगा, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस और एक्सपेंसेस दैट इज फ्रेट और टोटल अमाउंट। तो ये जो चीजें हैं वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते चले। जैसे मैंने कहा था कि हमारी आवश्यकता अनुसार कोई भी बुक है तो उसमें आप कॉलम ऐड कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करना है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कंपनीज के वगैरह, जिसको हमें अलग अलग जगह पे फाइल करना होता है, वहां पर एक फिक्स फॉर्मेट दिया जाता है और साथ में एनेक्सर्स दिए जाते हैं। तो जब हम कंपनीज के अकाउंट बनाएंगे तो आपको वो फॉर्मेट भी स्टडी करना होगा और शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 टू द
कंपनीज एक्ट 2013 किस तरह से फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब करता है वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमने कौन से कॉलम ऐड किए हैं? एक तो डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस। तो ये जो होगा ग्रॉस डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट विल बी द नेट प्राइस प्लस फ्रेट, और ये टोटल अमाउंट बन जाएगा। तो हम पहला जो ट्रांजेक्शन है उसको नोट करते हैं। अप्रैल 4 को हुआ था, और कौन सी पार्टी थी? अजय एंटरप्राइज। दूसरा जो था वो 200 डजन पाल की लेदर चप्पल। तो ये जो होगा इट विल बी 200 मल्टीप्लाई 360,000। तो ये जो कुल राशि होगी वो 72,000 होगी, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ये 7,200 होगा। और इसमें से अगर माइनस करते हैं 72,000 माइनस 7,200, 64,800। इसमें फ्रेट हमने कितना पे किया है? 150 रुपीज। तो कुल मिलाकर ये अमाउंट जाएगी 64,950। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अप्रैल 15 परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली 50 डजन मैक्स शूज एट द रेट 400 पर डजन। तो ये जो है 15 अप्रैल बालाजी ट्रेडर्स 50 डजन है, 400 पर डजन, इट इज 20,000। दूसरा है 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज रुपीज 140 पर पेयर, रेट पेयर है, और 140 प्राइस है, तो ये 14,000 बनेगा। इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट 200, तो ये 34,000 बन जाएगा, 3400 बनेगा। $30,600 will be the net price. 200 will be freight. 30,800 is the total cost. ये अमाउंट हमें पे करनी। अब देखते हैं तीसरा ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने बालाजी ट्रेडर्स और अजय एंटरप्राइज दोनों के अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे, तो वो लेजर अकाउंट हम बनाएंगे आगे जाके। परचेस फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ 40 पेयर लेदर शूज एट द रुपीज 400 पर पेयर। दूसरा जो परचेस किया है 100 डजन रोजी हवाई चप्पल रुपीज 180 पर डजन। 100 डजन 180 पर।
इज 18,000। यहाँ कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट ये है आप पूरा लिखना, क्योंकि एग्जाम में ये मार्क कटने के अलावा कुछ छूट न जाए, वो भी जरूरी है। सो दिस इज टोटली 34,000, 3400। यहाँ पर फ्रेट कितना है? 100। अब ये सारे जो टोटल होते हैं वो हमें कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं, तो ये जो टोटल हो गए वो सब हमें कैरी फॉरवर्ड करने हैं। एग्जाम में आपके पास जब पेज कम पड़ जाए, मेरी रिक्वेस्ट ये है सारी चीजों को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है ताकि गलती ना हो। यहाँ पर मैं सिर्फ एक कॉलम ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 95750। ये जो टोटल बन जाएगा 140, 14,000, 10% डिस्काउंट सभी में फ्लैट था 26,000 और 50, ये था 126,450। So this was about the परचेज। अब दूसरा पहलू जो हमें बनाना है वो है अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले जो अकाउंट है वो हम परचेज अकाउंट का बनाते हैं। परचेज कितना हुआ, तो हमारे जो परचेज है वो नेट प्राइस 1,26,000 है। इसको परचेज अकाउंट, यहाँ पर आप मंथ एंड में एंट्री डालेंगे। डिटेल में क्या लिखेंगे? टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, अमाउंट है 1,26,000। दूसरा जो आपको एंट्री डालना है वो डालना है 450 का, दैट इज फ्रेट। आपका जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो किस चीज का बनेगा? फ्रेट का। अब हमारे जो तीनों कस्टमर्स हैं उनका फिगर हम अलग अलग से लेंगे। एक है अजय एंटरप्राइज, उसकी अमाउंट है 64,950। इनके अकाउंट में ये क्रेडिट आएगा ऑफ कोर्स। सो अप्रैल, यहाँ पर एक्चुअल डेट देनी है, बाय परचेज बाय फ्रेट। ये सिंपल मतलब क्या है? ये फ्रेट जो है वो सामने वाले व्यक्ति ने पे की है, हमने नहीं। नेक्स्ट, बालाजी ट्रेडर्स, पंद्रह चार को था और 30,800।
तीसरा अकाउंट जो हमारा था वो कौन सा था? तृप्ति इंडस्ट्रीज। So this was about the वर्षम illustration। वैसे कुछ इसमें खास था नहीं, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि चीजों को कहाँ पर रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेल्स बुक की ओर देखते हैं सेल्स बुक में क्या है। The sales book is a register specially kept to record credit sale of goods dealt in by the firm. Cash sales are entered in the cash book and not in the sales book. Once again ये क्या याद रखना है आपको, एग्जाम में आपको सेल्स बुक की एंट्री में अगर कोई कैश एंट्री आ जाए तो ये नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ वो क्रेडिट सेल्स वाली जो एंट्री है उसे पकड़। Credit sale of the item other than the goods dealt in by the firms are not entered into the sell book, rather they are journalized। मतलब अगर आपने कोई फिक्स एसेट आपके पास थी वो और सेल कर दी तो उसको आपको सेल्स बुक में एंटर नहीं करना है, उसको आपको जर्नलाइज करना है। The particulars column will record the name of the customer consent together with the particular and quantities of the goods sold. The total of those column will be show the total credit sales for the period। तो यहाँ पर एक ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था जनवरी 21 में। सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ द कैश एंड क्रेडिट सेल्स, तो ये इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। और इसका फॉर्मेट जो है क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। जैसे हमने परचेस बुक में देखा, इसमें भी जरूरियात अनुसार आप नए नए कॉलम ऐड कर सकते हो। ये चार चीजें तो होनी ही चाहिए। अब आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पर। The following are the sum of the transaction of Messrs. Kishore and Sons of the year 2020 as per their West book. Make out the sales book। ये वेस्ट बुक का मतलब क्या है? रफ बुक, या तो जो उन्होंने सिंपली अपनी कोई भी किताब में लिखा है वो, कोई नई सब्सिडरी बुक नहीं। अब शॉल्ट टू मिस्टर गुप्ता ऑन क्रेडिट, शॉल्ट फर्नीचर, तो फर्नीचर वाली एंट्री जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। sold 50 shirts, sold 30 shirts in each for cash, तो कैश वाली एंट्री भी। sold on credit to Mrs. मधुर एंड जैन, ओके, लेस ट्रेक डिस्काउंट। आप देखेंगे कि जो 5 एंट्रियां दी है उसमें से 2 तो आपको करनी ही नहीं है, लेकिन ऑलवेज प्रिपेयर ए नोट। आपका जब बन जाए उस नोट में आपको लिखना है एंट्री नंबर क्यू या तो एंट्री नंबर 4। ये क्या है? फर्नीचर एंट्री। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जर्नल में डायरेक्ट पोस्टिंग होगा, और ये जो है केस है तो इस विल बी इन कैश बुक, विल नॉट बी इन सेल्स बुक। तो ये नोट अगर आपने नहीं लिखी, बाकी सब कुछ सही लिखा, तो भी आपके मार्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सो पहली एंट्री है सोल्ड टू मिसेस गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट 30 shirts 800 rupees। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये
डेट्स इंडिविजुअल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। पर्टिकुलर्स search, right? So it will be 24,000. दूसरा है 20 trousers, 1,000 per trouser. ये 20,000 हो गया। टोटल 44,000 लेस 10% डिस्काउंट 4,400. So 44,000 minus 4,400, 39,600. दूसरा है नहीं है फर्नीचर। थर्ड वन sold 50 shirt to Mrs. Jain and Sons, 800 rupees. यहाँ पर और कुछ नहीं है तो डायरेक्टली 40,000 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट नहीं है। थर्ड वन sold on credit Mrs. Madhur and Jain, 100 shirts, 750 per shirt. $75,000. 10 और goods, 5,000 per. 50,000. Total 125 less 10%, 12,500. इसकी जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 1,12,500. अब सेम वे टोटल करेंगे इसका। 1,92,000. इतना आंसर देने से ये आपका कम रहेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया। ये नोट आपको ऐड करनी है विदाउट फेल, तभी जाकर आपका आंसर कंप्लीट हो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए इस तरह से प्रेजेंटेशन है। नोट दी है कैसल एंड सेल फर्नीचर आर नॉट इंटरटेन। चलिए, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया 4 मार्क का क्वेश्चन है जून 23 का, और इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोल्व टू प्रणीत इलेक्ट्रिकल 10 pieces of microwaves at the rate 8,500 each, less trade discount 15. तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। सेकंड, अजंता 8 pieces 12,500 ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पर एक भी हमें कंफ्यूज करने वाले ट्रांजेक्शन नहीं है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा नया सेल्स बुक का फॉर्मेट जो है उसमें डेट, पर्टिकुलर्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड नेट्स, तो ये चीजें ऐड कर ली हैं। हम सब जानते हैं सभी 2020 के ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन जनवरी 5, और इसमें प्रणीत इलेक्ट्रिकल्स 10 pieces है 8,500, so gross amount is 85,000 less 15% discount. So 85,000 या 15%, 12,750, net amount 72,250. अजंता 8 pieces 12,500.
इसमें 10% डिस्काउंट है। तीसरा ट्रांजेक्शन है नवीन ट्रेडर्स 15 पीसीस 5500 डिस्काउंट 5%। $82,500 less red discount 5% or 125 78,370 तीनों का जो टोटल होगा उसको हम देख लेते हैं। 267,500 26,875 240,62। अब अगर कहा होता तो हम इसका लेजर पोस्टिंग कर देते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें सेल्स बुक बनाने के लिए है, तो 4 मार्क में इतना ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये सजेस्टेड आंसर जो ICAI अपनी वेबसाइट पे रखता है, इसका कॉपी है, तो हमने कुछ इसी तरह से सॉल्व किया। चलिए एक और नया कंसेप्ट है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक, इसको समझते हैं। If customers frequently return the goods sold to them, it would be convenient to record the return in a separate book, which is named as the sales return book or the return inward book. The rules of the book is similar to the sales book, and entries are also made in the same manner. The following assumed figures will be illustrate this. तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि भाई अगर फ्रीक्वेंटली आता है तो ये मेंटेन करना है। तब इस साल में एक आध बार आपकी कोई एंट्री रिवर्स होती है तो ये पूरा रजिस्टर मेंटेन नहीं है। यहाँ पर ये रिटर्न इनवर्ड बुक का एक फॉर्मेट हमें दिया है। June 7 को सुनील बैंक एंड कंपनी 6 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग बाई TS ग्रेवाल एट द रेट ₹7, मतलब 42 रुपीज का था, उसमें ट्रेड डिस्काउंट था 4.20 एंड 1 कॉपी बिजनेस मेथड बाय RK गुप्ता। तो ये कुल मिलाकर इतने रुपए की चीज जो है वो रिटर्न आई है, तो ये हमने रिकॉर्डिंग किया है। सिमिलर वे परचेज रिटर्न मतलब परचेज हमने की थी, रिटर्न कौन करेगा, हम करेंगे। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। जो स्टॉक होगा वो क्या होगा, आउट जाएगा, आउटवर्ड। Such a book conveniently record return of the goods or material purchased to the supplier. However, if the returns are not frequent, it might be sufficient to record the transaction in the journal. Rule are the same as purchase book. तो यहाँ पर एक कोई प्रीमियम इलेक्ट्रिक कंपनी ने कुछ 175 रुपीज की चीजें वापस भेजी है और इसमें पूरा डिस्काउंट जो वगैरह था वो कुल मिलाकर 310 रुपीज। दूसरा एक है मोहन इलेक्ट्रिक का, तो उसका 135 का रिटर्न हमने किया है। ये एंट्रिया कहाँ जाएगी, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड रिस्पेक्टिव अकाउंट जो है प्रीमियर इलेक्ट्रिक और मोहन इलेक्ट्रिक वो डेबिट हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जो भी चीजें आती है उसकी ओरिजिनल एंट्री को आपको हमेशा दिमाग में सोचना। जब आप ये सोचेंगे तो आपकी एंट्री कभी भी गलत नहीं, क्योंकि रिवर्सल आप तभी करोगे जब आपके दिमाग में ओरिजिनल एंट्री पक्की है, तो आपको रिवर्सल परफेक्ट।
चलिए आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4 के पास। उसमें एक छोटा सा प्रश्न दिया गया है, रिटन आउटवर्ड बुक के बारे में। इलिस्ट्रेशन 4, पॉज द फॉलोइंग इनटू द लेजर। उसका मतलब क्या है, लेजर बनाना। और देखते हैं कितना लेजर बनाने पड़ेंगे। तो दो ही एंट्रियां है हमारे पास, एक तो है राजेंद्र प्रकाश की, दूसरा है उषा शिले, और उसके बाद है एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, तो मेरे ख्याल से स्टडी मेट में इसको अच्छी तरह से आप देखें। ओके फाइन, चलिए चलते हैं। तो कितने अकाउंट बनेंगे? एक तो बनेगा राजेंद्र प्रकाश का, दूसरा बनेगा वो मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का बनेगा, तीसरा अकाउंट एक बनेगा जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बोले। ये क्यों बनाना है? ये मान लीजिए कि नवंबर दिया हुआ है, तो नवंबर मंथ में जितनी भी एंट्रियां होगी उसकी एक सिंगल एंट्री कहाँ डलेगी? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो चलिए चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा अकाउंट बनेगा वो किसका बनेगा? मिस्टर राजेंद्र आश। उसका कितने रुपए का है? 180 रुपीज का। तो 200 माइनस 2, नवंबर 20 to return outward और 180। उसके बाद बनेगा मॉडर्न इलेक्ट्रिक का, उसका कितना रुपया है? 100 रुपीज। तीसरा एक अकाउंट हमें लेजर अकाउंट बनाना है, रिटर्न वर्ड अकाउंट। इसमें ये क्या होगा? क्रेडिट। किस चीज का कब एंट्री डालेंगे? नवंबर 30 को। यहाँ पर बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न वर्ड बुक, और टोटल 280 अमाउंट posting done. So this was a simple question. अब आगे बढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स पेएबल बुक्स। बिल्स रिसीवेबल क्या है और बिल्स पेएबल क्या है उसका डिस्कशन हमने किया था, फिर भी मैं ब्रीफली को याद दिला देता हूँ। एक परचेजर है, एक सेलर है। ये इसको गुड्स देगा, लेकिन इनके पास ऑन द स्पॉट पैसे नहीं, तो वो क्या करेगा? एक बिल बनाएगा। ये बिल्स जो है वो परचेजर विल बी कॉल्ड एज ड्रॉर, सेलर विल बी कॉल्ड एज पेइंग। ये बिल को ये बनाकर एक्सेप्ट करके इनकी फेवर में कर इसको। ये सेलर जो है इसका दो चीज कर सकते हैं, बिल डिस्काउंट भी करवा सकता है, या तो फिर ये बैंक के पास जाना पड़ेगा उसको, या इसका एंडोर्समेंट करके इसको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी तक इफ द फर्म यूजुअली रिसीव्स अ नंबर ऑफ प्रॉमिसरी नोट और हुंडीज,
it would be convenient to record the transaction in a separate book called the billed receivable book. अगर आप सेलर हो तो आपके लिए ये बिल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिसीवेबल। तो ये बिल्स रिसीवेबल रहेगा इनके पास। अगर आप परचेजर हो तो आपके लिए बिल क्या होगा, बिल्स पेएबल। If promissory notes or hundis are frequently issued, the bills payable book will be convenient. This will be discussed later in a detail in a separate chapter. Now another thing कि अगर ये 6 में से कोई भी चीज आप मेंटेन नहीं हो रही है, मतलब छोटा सा व्यापार है, बहुत ज्यादा नहीं है, in fact if there is a no special book meant to record a transaction, it is recorded into the journal proper. The role of the journal is thus restricted to the following type of the entries. तो यहाँ पर एंट्रीज कौन सी रहेगी, ओपनिंग एंट्रीज। When books are started for the new year, the opening balance of the asset and liability are generalized. हालांकि कंप्यूटराइजेशन के इस जमाने में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो सभी ऑटोमेटेड चीजें हैं, लेकिन जो पहले बुक्स हुआ करती थी उसमें क्या होता था, हर साल नई बुक्स खरीदी जाती थी। भारत के अंदर आपको पता है दिवाली के दिन हम व्यापारी जो है वो बुक्स को पूजा करते थे और अगले दिन उसकी नई एंट्री होती थी। लेकिन जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, कब हुआ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को, तो ये प्रथाएं काफी बंद हो रही है। लेकिन हमें समझने के लिए जनरल प्रॉपर में कौन सी चीज होगी, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। For this purpose, the nominal accounts are transferred to profit and loss. This is done through journal entries called closing. इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। क्लोजिंग एंट्रीज अभी भी आपको डालनी होगी। कैसे? मान लो पूरे साल अपने इंटरेस्ट इनकम अर्न किया, या तो दूसरा कोई रेवेन्यू आपका है वो अर्न किया, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने किए, तो साल के अंत में आप क्या करोगे, जितनी भी रेवेन्यू होगी उसको डेबिट करके आप क्रेडिट करोगे। किसको क्रेडिट करोगे, P&L, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट को। जितने भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। इसमें अगर सरप्लस बचता है तो ये आपका जाएगा बैलेंस शीट के अंदर एक कैपिटल में। तो ये सारी एंट्रियां कहाँ डलती है, जर्नल। रेक्टिफिकेशन ऑफ द एंट्रीज, हमने एक पूरा आपको यूनिट पढ़ना है इसी चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ द एंट्रीज, तो हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर कोई एरर हो जाती है तो उसको आपको यहाँ से एंट्री डाल। ट्रांसफर एंट्रीज, if some amount is to be transferred from one account to another account, the transfer will be made through a journal entry. कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई फिक्स एसेट है, वो आप सोल्व कर देते हो, तो ऐसी एंट्रियां जो है, तो आपने क्या की है, एसेट ट्रांसफर की है, तो वो आप एंट्री कहाँ करोगे, जर्नल में करोगे। आपने बैंक में एक एफडी रखी, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट में से आपका पैसा जाएगा, उसकी एंट्री कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर्टी। तो ऐसी सारी जो एंट्रियाज है वो हमारी ट्रांसफर एंट्रियाज कहलाती। अब एग्जिस्टिंग एंट्रीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। At the end of the year, the amount of expense or income may have to be adjusted for amount received in advance or for amount not yet settled in cash. Such an adjustment is also made through journal entries. Usually the entry pertain to the following. मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपने एक इंश्योरेंस पे कर दिया, इंश्योरेंस की डेट थी 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर नेक्स्ट ईयर। तो उसमें क्या होगा कि आपने 10,000 प्रीमियम पे किया है, लेकिन इस साल का प्रीमियम कितना है, सिर्फ 5,000। अगले साल का प्रीमियम कितना है, 5,000। तो ये जो आप बाइफर्केशन करोगे उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन करोगे उसकी एंट्री कहाँ से डालोगे, जर्नल में से।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लो कि आपको सैलरी पे करनी थी 50,000 रुपया, अब 40,000 ही किया है, तो 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग एंट्री रहेगी। ये जो आउटस्टैंडिंग पेएबल है वो आप कहाँ डालोगे? जर्नल के अंदर रखोगे, बैलेंस शीट में रहोगे और जर्नल एंट्री पास करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मीन्स द इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर्स इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। आपका सोल प्रोपराइटरशिप या तो पार्टनरशिप के अकाउंट में ये सब समझेंगे हम। मान लो कि पार्टनर्स है, वो ये कहते हैं कि भाई हम 1-1 लाख रुपया लेके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन हर साल हमें इसमें से 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 6-6 हजार रुपये जितने भी पार्टनर हो गए सबको देना है। तो क्या होगा, ऐसी एंट्रियां कहाँ डलेगी? जर्नल एंट्रीज के तौर पर। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? ये एसेट है, वो एक प्रकार से हमारा एक्सपेंस है। कोई भी फिक्स एसेट इज एन एक्सपेंस, बट उसको हम एक साथ डेबिट नहीं करते। वो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, मान लो कि कोई टेबल आपने परचेस किया जिसकी लाइफ 10 साल आप मान, अगर 10,000 का टेबल है तो हर साल आप क्या करोगे, 1-1 हजार रुपया तो अकाउंट में से आप कम करोगे एक्सपेंस के तौर पर। ये एक्सपेंस को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन को हम और अमोर्टाइजेशन को अच्छी तरह से समझेंगे आगे, आपके सिलेबस में है, तो उसको बाद आप और समझ पाओ। Depreciation, that is fall in value of the asset used on account of VRR and TR. तो हर साल जो यूज होता है फिक्स एसेट का, उसको VR and TR लगता है। For above type of the transaction or event, general entries are necessary. अब entries on dishonor of the bill, कभी कभी क्या हुआ कि आपके पास एक बिल्स रिसीवेबल है, आज इसकी ड्यू डेट है और आपने प्रेजेंट किया उसको जिसने ड्रॉ किया था ड्रॉई को। वो बोलता है मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं आपको दूंगा नहीं। वो वो बिल को वापिस कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड डिसऑनर द बिल्स। इफ समवन हु accepted a promissory note or bill is not able to pay in the due date, a journal entry will be necessary to record the non-payment or dishonor the bills. तो वो क्या होगा कि आपको इसकी एंट्री रिवर्सल कर। अब उसके अलावा मिसलेनियस एंट्री भी जर्नल में होती है। कोई क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम अदर देन द गुड्स डील्ड इन और मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब आप रूटीन बिजनेस से अलग कोई भी आइटम क्रेडिट पे ले, वो भी जर्नल में एंट्री आएगी। An allowance to be given to the customer or charge to be made them after the issue of the invoice, मतलब एक कस्टमर है, उसको आपने इन्वेस्ट तो दे दिया 1 लाख रुपए का, लेकिन बाद में बोलता है कि अभी 5,000 रुपया और डिस्काउंट दो, तो उसकी जनरल एंट्री हम डाल। Receipt or issue of promissory note if separate bill book are not maintained. जो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक्स अगर अलग से मेंटेन नहीं है तो यहाँ एंट्री। If an amount becomes irrevocable, say because the customer become insolvent. कोई कस्टमर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब उसके पास पैसे नहीं रहते, क्या करेंगे, उसका अकाउंट को बैड डेट ट्रांसफर कर देंगे। तो बैड डेट अकाउंट विल बी डेबिटेड और ये अकाउंट कस्टमर का अकाउंट बंद कर देंगे। तो ऐसी एंट्रियां भी यहाँ डल। इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट सच एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, स्टॉक पड़ा था 5 लाख का और फायर हो गई और सभी जल गया, तो क्या होगा, जितना इंश्योरेंस कंपनी देगा वो इंश्योरेंस क्लेम में शटल होगा, बाकी के अमाउंट जो है वो आपको लॉस के तौर पर ट्रांसफर करनी होगी। तो ये एंट्री कहाँ डलेगी, जर्नल। ट्रांसफर ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द कैपिटल अकाउंट, हमारे लिए सबसे खूबसूरत एंट्री, क्योंकि वहां पर सम पूरा होता है कि ट्रांसफर ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द कैपिटल अकाउंट, वहां पर हम प्रॉफिट को, बिजनेस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, लेकिन अभी नहीं। चलिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा इन कंपनी ए सारी डीलर। ये अल्फा कंपनी वाले जो है वो शारी के डीलर है और
इन्होंने डेबिट नोट वगैरह दिया है। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है डेट, डेबिट नोट, नेम ऑफ द सप्लायर, लेजर फोलियो, अमाउंट। कुल मिलाकर 4 ट्रांजेक्शन है। 4 तारीख को क्या हुआ था? रिटर्न टू द गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिएस्टर साड़ी फॉर 1000। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं पर बना लेते हैं। 4 तारीख को डेबिट नोट था 101, नेम ऑफ द सप्लायर गोयल मिल्स। ये कितनी अमाउंट थी? 5 मल्टीप्लाई इज 5000। दूसरा है गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ द गुड्स विच आर परचेज फ्रॉम कैश। तो यहाँ पर ये एंट्री हमारे बुक में नहीं आएगी, तो इसको आपको नोट बनाकर 16 तारीख को 102 रिटर्न टू मित्तल मिल्स 5 सिल्क साड़ी 2600 13,000। ये 30 तारीख को रिटर्न 1 कंप्यूटर, कंप्यूटर है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द परचेज रिटर्न क्योंकि ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा नहीं। तो 2 ही एंट्री बची हमारे पास कुल मिलाकर 18,000 की। तो ये जो होगा वो क्या होगा? जनवरी 31 जनवरी को हम क्या करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 18,000 रुपीज फॉर द मंथ। सो दिस इज वेरी सिंपल आंसर, लेकिन ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना। चलिए चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की ओर। आपको पता है एग्जाम में ये पूछा जाता है ट्रू एंड फॉल्स और साथ में रीजन देना होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है रीजन को आप अच्छी तरह से लिखना, शॉर्ट में लिखना, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि मार्क्स कम होते हैं। तो 1 मार्क आपके रीजन का होता है, 1 मार्क आपके ट्रू एंड फॉल्स सही परख लेना। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इनटू द परचेस बुक इंक्लूड ओनली परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू। आपको जवाब में क्या लिखना है? क्या कैश ट्रांजेक्शन क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो कैश बुक में है। सेकंड, ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ये फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फिक्स एसेट का ट्रांजेक्शन हम जनरल प्रॉपर में करते हैं, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर सिर्फ परचेज इसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, दैट इज रूटीन जो हमारा बिजनेस में गुड्स होता है उसका। थर्ड वन, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इनटू द सेल्स बुक। वंस अगेन दिस इज फॉल्स क्योंकि ये कैश बुक में है। फोर्थ नंबर, सब्सिडरी बुक्स आर आल्सो नोन एज द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। तो ये जो है आपका सही है क्योंकि ये ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है कि जब आप सब्सिडरी बुक सभी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जर्नल मेंटेन करने की आवश्यकता, इसीलिए उसको ओरिजिनल एंट्री भी कही जाती है। बिल्स रिसीवेबल बुक इज ए सब्सिडरी बुक। तो ये बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि वो आप इसको, ये आपकी प्राइमरी बुक नहीं है। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ऑल्सो नॉन एज परचेज रिटर्न बुक। तो ये आंसर जो है सही है या गलत है? ये फॉल्स है। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ऑल्सो नॉन एज सेल्स रिटर्न। देखिए एक शब्द के अंदर हमें किस तरह से पकड़ते हैं। रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब बाहर से स्टॉक हमारे पास रिटर्न किया है। रिटर्न कौन करेगा? जो हमने सेल किया होगा वो परचेजर। तो ये रिटर्न इनवर्ड क्या है? परचेज रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न।
परचेज ऑफ अ सेकंड हैंड मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इनटू द परचेज। फॉल्स। जब हम ओरिजिनल मशीन को ही नहीं रिकॉर्ड करते तो सेकंड हैंड को भी नहीं करते। टोटल ऑफ सेल्स रिटन बुक में बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स। बिल्कुल गलत। क्योंकि इसका टोटल आपका कहाँ जाएगा? एक बार इसको दोबारा पढ़ते। टोटल ऑफ द सेल्स रिटन बुक will be posted to the debit side of the सेल्स अकाउंट। ये सही है क्योंकि सेल्स अकाउंट में आपने ओरिजिनल पोस्टिंग का क्रेडिट किया होगा, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ है तो इसको डेबिट साइड कर। If the sales are on a frequent basis, the transaction are recorded into the sales book। ये भी सही है। कभी बहुत फ्रीक्वेंसी होती है तभी हम सब्सिडियरी बुक का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम जनरल एंट्री ही कर लें। चलिए एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आज का ये हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा इस यूनिट के लिए। तो चलते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ मिस्टर प्रणत इंजीनियर लिमिटेड, मेसर्स प्रणत इंजीनियर लिमिटेड दिल्ली। एक तो शॉल टू मेसर्स अजंता इलेक्ट्रिकल्स दिल्ली 5 pieces of oven 6,000 each, less trade discount 10%। दूसरा है इलेक्ट्रिक प्लाजा 10 pieces of tablet each, less trade discount 5%। Third one, Haryana Traders 5 pieces of juicer 3,500 each, less trade discount 10%। Pause the ledger of the enters and sales book prepared in question number above। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजें करनी है। चलिए चलते हैं। इसको सबसे पहले हम सेल्स बुक में एंट्री करेंगे और उसके बाद लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे।